Good morning, students. In previous lecture, I have discussed about dipole moment कि dipole moment क्या होता है, polar molecules कौन से होते हैं. Polar molecules मैंने आपको बताए थे जिनमें पॉजिटिव, पार्शियल पॉजिटिव एंड पार्शियल नेगेटिव चार्ज डेवलप हो जाता है ड्यू टू डिफरेंस इन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी. दोज आर कॉल्ड योर polar molecules and they show dipole moment. Dipole moment क्या होगा, प्रोडक्ट ऑफ द चार्ज एंड द डिस्टेंस बिटवीन द न्यूक्लियाई. अब जो आपके नॉन पोलर मॉलिक्यूल हैं वो भी पोलराइज हो सकते हैं. दे कैन बी पोलराइज्ड बाय अप्लाइंग इलेक्ट्रिक फील्ड. ठीक है, जैसे एवरी मॉलिक्यूल, जो जितने भी आपके मॉलिक्यूल हैं वो कैसे बने हुए हैं, एक न्यूक्लियस और उसके चारों तरफ क्या है, इलेक्ट्रॉन. यानी न्यूक्लियस पे आपका चार्ज क्या है, पॉजिटिव, और आपके जो इलेक्ट्रॉन्स उन पे क्या है, नेगेटिव चार्ज. जब हम ऐसे मॉलिक्यूल पे इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करते हैं, ये देखिए दो प्लेट्स लगाई हुई हैं, डायग्राम में आप देख सकते हैं, एक पे नेगेटिव चार्ज, एक पे पॉजिटिव. जब हम इन पे इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करेंगे तो जो नेगेटिवली चार्ज इलेक्ट्रॉन क्लाउड है दैट विल बी डिस्टॉर्टेड टुवर्ड पॉजिटिव प्लेट्स एंड न्यूक्लियाई है आपका दैट विल बी डिस्टॉर्टेड टुवर्ड पॉजिटिव प्लेट. यानी एज ए रिजल्ट मॉलिक्यूल विल गेट डिस्टॉर्टेड, यानी इलेक्ट्रॉन क्लाउड एक तरफ भागने की कोशिश करेगा और जो आपका न्यूक्लियाई है वो नेगेटिवली चार्ज प्लेट की तरफ भागने की कोशिश करेगा, तो मॉलिक्यूल आपका डिस्टॉर्ट हो जाएगा. दिस डिस्टॉर्शन इज कॉल्ड पोलराइजेशन ऑफ मॉलिक्यूल. एंड दिस पोलराइज्ड मॉलिक्यूल, डिस्टॉर्टेड मॉलिक्यूल विद पोलराइजेशन इज कॉल्ड इंड्यूस्ड पोलराइजेशन. और इसको हम इलेक्ट्रिक डाइपोल भी बोल सकते हैं और डाई इलेक्ट्रिक भी बोल सकते हैं. द पोलराइजेशन इज कॉल्ड इंड्यूस्ड पोलराइजेशन. दिस मॉलिक्यूल विल बी डिस्टॉर्टेड और विल बी polarized as long as the electric field is applied. बट जैसे ही हम इस पे से इलेक्ट्रिक फील्ड हटा लेंगे ये अपनी वापस से ओरिजिनल स्टेट में चला जाएगा, ये पोलराइज्ड नहीं रहेगा. दिस टाइप ऑफ पोलराइजेशन इज कॉल्ड इंड्यूस्ड पोलराइजेशन. अभी आपने जैसे पढ़ा था पहले कि मॉलिक्यूल इज न्यूट्रल एज ए होल, दैट मीन्स द पॉजिटिव चार्ज ऑफ वन एंड मस्ट बी इक्वल टू नेगेटिव चार्ज ऑफ अनदर एंड. तो म्यू आई इज इक्वल टू क्यू इंटू डी. क्यू क्या था आपका चार्ज, टी क्या था डिस्टेंस. अब यहाँ पे आप देख सकते हैं जो इंड्यूस्ड डाइपोल मोमेंट है दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इलेक्ट्रिक फील्ड, क्योंकि जितनी आप इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करोगे और जितनी देर तक करोगे मॉलिक्यूल विल बी पोलराइज्ड. सो म्यू आई इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ई एंड इट इज इक्वल टू अल्फा इंटू ई. अल्फा क्या है, पोलराइजेबिलिटी ऑफ द मॉलिक्यूल की कितनी पोलराइजेशन उसमें हुई है, और ई क्या है आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड. And as we know, alpha is further related to your dielectric constant according to Clausius-Mozart equation. D minus 1 over D plus 2 bracket m by rho is equal to 4 by 3 pi n alpha. Alpha क्या है आपकी polarizability of the molecule, D क्या है आपका dielectric constant of medium, m is your molecular mass, rho is the density of the molecule, n is your Avogadro number, pi आप सबको पता है constant है. तो it is all about induced dipole moment. अब ये जो इंड्यूस्ड डाइपोल मोमेंट है इसको डिस्क्राइब किया गया फर्दर बाय क्लॉजियस एंड मोजर्टी. ये साइंटिस्ट थे, इन्होंने एक इक्वेशन दी कि कितनी पोलराइजेबिलिटी इसमें अराइज होगी, कितनी फील्ड हम अप्लाई करें ताकि कितनी इसमें पोलराइजेशन हो. देखिए आप डायग्राम में देख सकते हैं दो पोल्स हैं, दो प्लेट्स हैं इलेक्ट्रिक फील्ड की. तो सपोज एन इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड इज अप्लाइड इन दिस टू प्लेट्स. इन दो प्लेट्स पे हम इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड अप्लाई करेंगे ताकि ये दोनों प्लेट्स क्या हो जाएं आपकी चार्ज. सपोज द इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन दिस टू प्लेट इज इक्वल टू ई नोट. यानी जो अप्लाइड इलेक्ट्रिक फील्ड है उसको हम किससे डिनोट करेंगे, ई नोट. अब अगर हम इसमें नॉन पोलर सब्सटेंस रखेंगे, क्योंकि पोलर पे तो खुद ही डाइपोल मोमेंट होगा, पोलराइजेबिलिटी होगी, जो नॉन पोलर मॉलिक्यूल है उसी को हमें पोलराइज्ड करने की ज़रूरत है. अगर हम इसमें नॉन पोलर सब्सटेंस रखेंगे तो जो आपकी स्ट्रेंथ ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड है वो डिक्रीज हो जाएगी. डिक्रीज क्यों हो जाएगी, क्योंकि ये उस चार्ज को कुछ ना कुछ न्यूट्रलाइज कर देगी टू सम एक्सटेंट. जो नॉन पोलर मॉलिक्यूल है वो खुद चार्ज होने के लिए प्लेट्स का चार्ज रिड्यूस कर देंगे. एंड द रिड्यूस्ड इंड्यूस्ड डाइपोल मोमेंट इज कॉल्ड ई. यानी जो आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड है वो ई नोट से रिड्यूस होकर क्या हो जाएगी, ई.
and the ratio of these two electric field is called dielectric constant of the medium, यानी D is equal to E नोट over E. E नोट क्या है आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड generate by the plates when there is no solvent or non-polar molecule is added, and E is its reduced electric field. From electrostatics we have the relation E naught is equal to E plus 4 pi I, यानी जो आपकी रिड्यूस्ड हुई है दैट इज E 4 पाई आई, यानी 4 पाई आई इंटेंसिटी आपकी रिड्यूस हो गई है. आई ये क्या है आपका इंड्यूस्ड डाइपोल मोमेंट पर यूनिट वॉल्यूम, दैट इज इक्वल टू म्यू आई इंटू एन, वेयर म्यू आई क्या है इंड्यूस्ड डाइपोल मोमेंट इन सिंगल मोलिक्यूल और एन क्या है नंबर ऑफ मोलिक्यूल प्रेजेंट्स पर सीसी यानी पर यूनिट वॉल्यूम. तो आई क्या हो गया आपका इंड्यूस्ड डाइपोल मोमेंट पर यूनिट वॉल्यूम, दैट इज इक्वल टू इंड्यूस्ड डाइपोल मोमेंट ऑफ वन मॉलिक्यूल इनटू एन नंबर ऑफ मोलिक्यूल. अब जो इक्वेशन नंबर 1 है दैट इज ई नॉट इज इक्वल टू ई प्लस 4 पाई आई. अगर हम इसको ई से डिवाइड करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, दोनों तरफ ई नॉट ओवर ई दैट विल बी इक्वल टू डी. ई से ई को डिवाइड करेंगे क्या आएगा 1 4 पाई आई ओवर ई. तो यहाँ से आपका डी माइनस 1 ब्रैकेट ई 4 पाई आई की वैल्यू क्या आ जाएगी डी माइनस 1 इंटू ई, क्योंकि हमें फर्स्ट इक्वेशन में ये वैल्यू पुट करनी है 4 पाई आई की, इसीलिए हम यहाँ से क्या निकालेंगे वैल्यू ऑफ 4 पाई आई. मिल गई हमें 4 पाई आई की वैल्यू. अब हम इसी तरह से टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड निकालेंगे. द इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ एक्स एक्टिंग ऑन ईच मोलिक्यूल, कि कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड एक मोलिक्यूल पे एक्ट कर रही है, वो जितने भी मोलिक्यूल इसमें प्रेजेंट हैं. सो सपोजिंग दैट ए यूनिट चार्ज इज इनक्लोज्ड इन स्मॉल स्पेरिकल कैविटी, हमने मोलिक्यूल को क्या एज्यूम किया है एज ए स्मॉल स्पेरिकल कैविटी हमने मान लिया है. वो लार्ज है एज कम्पेयर टू साइज ऑफ मोलिक्यूल बट स्मॉल है द डिस्टेंस बिटवीन द प्लेट्स. डिस्टेंस बिटवीन द प्लेट्स से स्मॉल क्यों है, क्योंकि जो आपका मोलिक्यूल है इन प्लेट से बाहर नहीं जा सकता, क्योंकि वो चार्ज करने के लिए इस प्लेट्स में रहेगा जब भी तक वो इंड्यूस्ड डाइपोल मोमेंट शो करेगा. और हम उसी मॉलिक्यूल को कंसीडर कर रहे हैं जिसमें पोलराइजेबिलिटी राइज हो रही है. पोलराइजेबिलिटी कब तक राइज होगी, जब तक वो इन प्लेट्स के बीच में रहेगा. यानी जो मॉलिक्यूल का साइज है स्पेरिकल कैविटी हमने जो एक यूनिट चार्ज की सपोज की है जिसपे फील्ड स्ट्रेंथ आपकी एक्स वर्क करेगी, दैट विल बी large as compared to the molecule but small as compared to the distance between the plates, क्योंकि इससे ज़्यादा नहीं हो सकती है अदरवाइज molecule lie outside of the two plates. तो जो इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी है टोटल इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी x as the contribution of the following, तो तीन चीज़ों से मिलके बनेगी टोटल जो स्ट्रेंथ है. दैट इज फर्स्ट फील्ड स्ट्रेंथ ऑफ द चार्ज ऑन प्लेट्स, कि कितना चार्ज आपकी प्लेट्स पे लगा हुआ है, दैट इज इक्वल टू ई नोट. जैसे आपने आपको शुरू में ही बताया है कि दो प्लेट्स हैं उन पे जब इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करेंगे तो वो चार्ज हो जाएंगे एंड देन इंटेंसिटी इज इक्वल टू ई नोट. द चार्ज इंड्यूस्ड ऑन द डाइइलेक्ट्रिक्स इन कॉन्टैक्ट विद द प्लेट्स, कि कितना आपका चार्ज उन प्लेट्स डाइइलेक्ट्रिक्स पे होगा. डाइइलेक्ट्रिक्स हमने किसको बोला है, जो नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स पे जब दो इलेक्ट्रिक पोल्स बन जाते हैं पॉजिटिव एंड नेगेटिव, दिस आर कॉल्ड डाइइलेक्ट्रिक्स. दैट इज इक्वल टू माइनस 4 पाई आई. तो थर्ड है आपका द चार्ज इंड्यूस्ड ऑन सरफेस ऑफ स्फेरिकल कैविटी. हमने इसको माइनस क्यों लिया है, क्योंकि ये इलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ को डिक्रीज कर रहा है. चार्ज इंड्यूस्ड ऑन द सरफेस ऑफ स्फेरिकल कैविटी इज इक्वल टू 4/3 पाई आर. पाई आर की जगह हम क्या ले रहे हैं इंटेंस फील्ड स्ट्रेंथ पर यूनिट वॉल्यूम 4/3 पाई आई. तो जो टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड एक्स है दैट विल बी इक्वल टू ई नोट प्लस 4/3 पाई आई माइनस 4 पाई आई. अब इसमें हम ई नोट की वैल्यू पुट करेंगे और आपकी 4 पाई आई की भी वैल्यू पुट करेंगे. ठीक है, पहले ई नोट की वैल्यू पुट कर लेते हैं. लास्ट जो स्लाइड्स हैं यहाँ से देखिए, ई नोट क्या है आपका ई प्लस 4 पाई आई. ये वैल्यू हम यहाँ पुट करेंगे. ई नोट की जगह क्या पुट करेंगे, ई प्लस 4 पाई आई प्लस 4/3 पाई आई माइनस 4 पाई आई. दैट विल बी इक्वल टू 4 पाई आई माइनस और प्लस दोनों क्या हो जाएंगी कैंसिल आउट. दैट विल बी इक्वल टू ई प्लस 4/3 पाई आई. अब हम इसी इक्वेशन में 4 पाई आई की वैल्यू पुट करेंगे फ्रॉम लास्ट स्लाइड. ये क्या थी आपकी d माइनस 1 इंटू ई. ये वैल्यू भी हम यहाँ पुट करेंगे. तो x विल बी इक्वल टू ई प्लस
d माइनस 1/3e, यानी 4πi की वैल्यू हमने पुट कर दी और 3 इसमें था ही, तो d माइनस 1/3e ये वैल्यू हमने पुट कर दी, तो इट विल बी इक्वल टू 1 प्लस d माइनस 1/3e, यानी हमने यहाँ क्या किया है, e को कॉमन ले लिया है। e कॉमन लेने के बाद e की जगह क्या आएगा 1 प्लस d माइनस 1/3, तो वैल्यू क्या आ जाएगी जब एलसीएम लेके निकालेंगे 3 प्लस d माइनस 1, दैट विल बी इक्वल टू d प्लस 2/3 इंटू e। यहाँ हमने एलसीएम लेके निकाला है ये, ठीक है। तो फ्रॉम इक्वेशन 4 एंड 5 e प्लस 4 ये भी x की वैल्यू है d प्लस 2/3/e इंटू e, और ये भी x की वैल्यू है e प्लस 4/3πi, ठीक है। दोनों को जब इक्विलिब्रियम में पुट करेंगे, क्योंकि दोनों को हम इक्वेट कर सकते हैं क्योंकि दोनों ही क्या है x की वैल्यू, e प्लस 4/3πi इक्वल टू d प्लस 2/3 इंटू e। हमारा मकसद क्या है, d और म्यू का रिलेशन पता करना कि कितने डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट से आपकी कितनी पोलराइजेबिलिटी उसमें राइज होगी, ठीक है। इसलिए हम e को क्या करने की कोशिश कर रहे हैं, d में कन्वर्ट करने की। तो यहाँ भी हम इस 4πi की वैल्यू पुट करेंगे, d प्लस 2/3 माइनस 1 इंटू ई, यानी ये d प्लस 2 ये e हम इस तरफ ले जाएंगे और e कॉमन ले लेंगे, तो क्या आ जाएगा आपके पास d प्लस 2/3 माइनस 1 इंटू ई इज इक्वल टू 4/3πi। अब वही फिर से एलसीएम लेंगे तो क्या आ जाएगा d माइनस 1/3 इंटू ई इज इक्वल टू 4/3πi, बट एज वी नो i इज इक्वल टू म्यू आई इंटू एन, ठीक है। और म्यू आई क्या है आपका अल्फा इंटू एक्स, अल्फा क्या है पोलराइजेबिलिटी, एक्स क्या है आपकी फील्ड स्ट्रेंथ, तो i इज इक्वल टू अल्फा इंटू एक्स इंटू एन। इस इक्वेशन में हम ये x की वैल्यू पुट करेंगे, i इज इक्वल टू अल्फा इंटू d प्लस 2/3e इंटू एन। अब हम इसी इक्वेशन में i की वैल्यू पुट करेंगे, i की वैल्यू क्या आ रही है ये देखिए, d माइनस 1/3 इंटू ई इज इक्वल टू 4/3π अल्फा इंटू d प्लस 2/3e इंटू एन। दिस इक्वेशन वी गेट बाय पुटिंग वैल्यू ऑफ i। तो यहाँ से d वाली टर्म हम एक साइड कर लेंगे और e से e कैंसिल आउट हो जाएगा, तो आपका क्या आ जाएगा d माइनस 1/d प्लस 2 इज इक्वल टू 4/3π एन अल्फा, ठीक है। तो अगर इस इक्वेशन से हम क्या देखते हैं कि जो अगर आपकी डेंसिटी ऑफ द सब्सटेंस इज रो दैट इज प्लेस्ड बिटवीन द चार्ज प्लेट एंड m इट्स मोलिकुलर मास, तो जो मोलिकुलर वॉल्यूम है वो क्या हो जाएगा m/ρ। और अगर n नंबर ऑफ एवोगाड्रोज नंबर उसमें प्रेजेंट है, यानी नंबर ऑफ मोलिक्यूल्स पर यूनिट वॉल्यूम क्या आ जाएगा आपका एवोगाड्रो नंबर ओवर वॉल्यूम, दैट इज n/ρ/m, यानी इस स्मॉल n की जगह हम क्या पुट करेंगे d माइनस 1/d प्लस 2, इक्वेशन क्या हो जाएगी 4/3π n/ρ/m इंटू अल्फा। तो d माइनस 1/d प्लस 2 m/ρ क्या आ जाएगा आपका 4/3π n अल्फा। ऑल क्वांटिटीज ऑन राइट हैंड साइड आर कांस्टेंट, क्योंकि अल्फा इज ए कांस्टेंट फॉर एट इंडिपेंडेंट ऑफ टेम्परेचर, क्योंकि जितनी आप इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करोगे उसके अकॉर्डिंग ही आपकी पोलराइजेबिलिटी उसमें मॉलिक्यूल में राइज होगी। n एवोगाड्रोस नंबर इज ऑल्सो कांस्टेंट, पाई इज ऑल्सो कांस्टेंट। तो अगर ये सारी क्वांटिटी टेम्परेचर से इंडिपेंडेंट हैं, सिर्फ आपके नेचर ऑफ मॉलिक्यूल पे डिपेंड कर रही हैं, तो पोलराइजेशन है दैट मे बी रिप्रेजेंटेड बाय पी आई और पी नोट। इस सारे कांस्टेंट को हम जो राइट हैंड साइड पे है इसको किससे रिप्लेस कर सकते हैं पी आई और पी नोट से, दैट विल बी इक्वल टू d माइनस 1/d प्लस 2 इंटू m/ρ। तो जो इंड्यूस्ड मोलर पोलराइजेशन है दैट में बी डिफाइंड एज अमाउंट ऑफ पोलराइजेशन produced in 1 mole of the substance when placed between plate of an electric field of unit strength. This is all about Clausius-Mozarty equation. It gives a relation between dielectric constant and polarizability of the substance.